395 आर्टिकल्स, एक प्रियम्बल और 8 शेड्यूल्स, इतना भारी भड़कम संविधान बनाने में सोचो कितनी मेहनत लगी होगी। आधा यूरोप समझ आए, इतना बड़ा देश, उसमें मल्टीपल रिलीजन्स, उन सारे मल्टीपल रिलीजन्स में मल्टीपल कास्ट, क्रीड और सब कुछ, उन सब में भी इतने सारे कल्चर्स। अब सोचिए ऐसा कोई संविधान बनाना जो इन सारी चीज़ों को पकड़ के एक साथ आगे चल सके, कितना मेहनत का काम होगा। ऐसा संविधान बनना मुझे नहीं लगता किसी अजूबे से कम है। और हाँ, ये अजूबा भारत देश में हुआ, हमारा संविधान बना जो इतने लोगों को साथ लेके चल सकता है, इतने बड़े एरिया को एडमिनिस्टर कर सकता है। और आज की इस वीडियो में देखेंगे किस तरीके से एग्जैक्टली ये संविधान बना। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंडियन क्वेश्चनर। मैं हूं हिमांशु। आज का हमारा वीडियो होगा रिगार्डिंग द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, किस तरीके से संविधान बना, कब शुरू किया, कब खत्म हुआ, किन सारी चीजों से गुजरा, सब कुछ। इसकी शुरुआत होती है 1934 से, जब एम एन रॉय, हमारे वन ऑफ द फ्रीडम फाइटर, उन्होंने कहा कि भारत का संविधान बनाने के लिए एक अलग से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का गठन किया जाए, जिसमें सिर्फ भारतीय लोग रहेंगे और वो भारत के लोग ही भारत का संविधान बनाएंगे। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ये वर्ड सुन के आधे लोगों को टेंशन आ गया होगा। देखिए, पहले एपिसोड में भी मैंने कहा था हमारा एम क्या है। हमारा एम है ये सब्जेक्ट को जानना बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में। ऐसे भारी भड़कम टर्मिनोलॉजीज शायद आपके सामने आए। पिछले वीडियो में हमने देखा था सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जैसा मैंने कहा था, हर चीज़ को मैं बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर भी एम एन रॉय साहब ने कहा कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए खुद की, जो हमारा संविधान बनाए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब क्या? सिंपल वर्ड्स में एक हाउस, ठीक है, एक हाउस है जिसके अंदर मेंबर्स है और वो मेंबर्स क्या डिमांड कर रहे हैं कि हम हमारा खुद का संविधान बनाएंगे, बस सिंपल। अब 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसी चीज़ को कॉम्प्लीमेंट करते हुए एक और बात बोली कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो रहेगी, वो हमसे ही बनी हुई होगी और हम ही उसका कानून बनाएंगे या हम ही उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमें किसी भी टाइप का कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी तरीके से इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंटरफेयर नहीं करेगी और हमें बिल्कुल नहीं बताएगी कि हमें हमारा संविधान कैसे बनाना है। वो सारी चीज़ें हम खुद डिसाइड करेंगे। सो फाइनली हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है नवंबर 1946 में और इनिशियली उसके अंदर थे 389 मेंबर्स। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, ये पूरे 389 मेंबर्स मिलके सब कुछ नहीं कर सकते, तो उन्होंने भी अपने अंदर में कमिटीज बना दी, सेम उसी तरह जैसे आजकल पार्लियामेंट में होता है। पार्लियामेंट में क्या होता है, आपने सुना होगा, बहुत सारे अलग अलग कमिटीज होती है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस, स्टैंडिंग कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स एटसेट्रा। ये सारी कमिटीज का काम क्या होता है? उन सेक्टर स्पेसिफिक चीज़ों को एनालाइज करना, उसके अकॉर्डिंगली काम करना। सिमिलरली तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी सेम हुआ। इतना बड़ा असेंबली है तो ऑब्वियसली सब कुछ एक साथ नहीं कर सकता, तो उन्होंने नंबर ऑफ कमिटीज बना दी। तो तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी बहुत सारे कमिटीज बने, काफ़ी सारे मेजर कमिटीज, काफ़ी सारे माइनर कमिटीज। और अब इन सब कमिटी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर किसी कमिटी ने प्ले किया तो दैट वाज द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। उसमें कई मेंबर्स थे एंड द कमिटी वाज चेयर्ड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अब यहाँ हम थोड़ा सा लॉजिकल एनालिसिस करेंगे। देखिए, सबसे सुप्रीम बॉडी कौन सी है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो सुप्रीम बॉडी है। अभी संविधान बनाना किसको है? संविधान बनाना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही है। बट जैसे हमने देखा, इतने सारे मेंबर है, एक साथ नहीं बना सकते, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक कमेटी बना दी और उस कमेटी को बोल दिया ठीक है, आप लोग संविधान बनाओ और वो बना के वापस हमारे सामने रखो, उसके ऊपर फिर हम चर्चा करेंगे, डेलिब्रेशंस करेंगे, कुछ प्लस माइनस करना होगा तो वो करेंगे। तो यहाँ हमें यह सोचना जरूरी है, ये समझना जरूरी है कि संविधान बनाने का काम किसने शुरू किया? ड्राफ्टिंग कमेटी ने, ऑन बिहाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, ड्राफ्टिंग कमेटी ने संविधान बना के खुद ब खुद इंप्लीमेंट नहीं किया, संविधान बना के उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखा, फिर इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उस बने हुए ड्राफ्ट की चर्चा हुई और उसके बाद वो ड्राफ्ट पास किया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी जब भी कोई ड्राफ्ट बनाती थी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखती थी, उसके बाद उस ड्राफ्ट पे उस पूरे असेंबली में चर्चा होती थी। इन डिस्कशंस को कहा गया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। जी हाँ, ये वर्ड आपने सुना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए क्योंकि आज भी जब भी हमारी न्यायपालिका को, जुडिशरी को, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को जब भी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना होता है और अगर कोई चीज़ उनको और ज़्यादा डीपली इंटरप्रेट करनी है तो वो क्या करते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स को रेफर करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट से उनको ये पता चलता है कि अगर कोई चीज़ संविधान में डाली गई है तो वो क्यों डाली गई है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का क्या इंटेंशन रहा होगा 1947 में कि उन्होंने वो प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है। इससे जुडिशरी को काफ़ी हद तक एक गाइडेंस मिलता है सही जजमेंट देने में। अब जब जब नाम आता है ड्राफ्टिंग कमेटी का, तब तब नाम आता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का। डॉक्टर अम्बेडकर का कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में ही नहीं था, बट जब वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने रखा गया और उस पर चर्चा हुई, तब जाहिर सी बात है अगर कोई ड्राफ्ट सामने रखा जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सारे मेंबर्स ड्राफ्टिंग कमेटी को पूछेंगे कि अगर आपने ये प्रावधान डाला है तो क्यों डाला है, ज़रा मैं एक्सप्लेन कीजिए।
तो ड्राफ्टिंग कमेटी की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव चाहिए जो पूरे असेंबली को एक्सप्लेन कर सके कि हमने जो ड्राफ्ट बनाया है, इस ड्राफ्ट के पीछे का कंसेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है और क्यों हमने ये सारे प्रोविजंस लिखे हैं। तो उस समय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहुत ही फियर्सफुली उन सारे प्रोविजंस को सबके सामने एक्सप्लेन किया, डिफेंड किया, और इसीलिए उन्हें द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। तो 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, उन्होंने अपना काम शुरू किया और जस्ट नेक्स्ट ईयर फरवरी 1948 में उन्होंने अपना पहला ढांचा बनाया, पहला ड्राफ्ट बनाया, और यह पहला ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने रखा फॉर फर्दर एनालिसिस। उस पहले ड्राफ्ट पे चर्चा हुई, डिस्कशंस हुई, काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स बताए गए। तो ये सारे अमेंडमेंट लेके वापस ड्राफ्टिंग कमेटी आई, उन्होंने फिर से उस पर काम शुरू किया और कुछ महीने बाद दैट इज अक्टूबर 1948 में एक और ड्राफ्ट बनाया, उसको हम कहते हैं सेकंड ड्राफ्ट। और ये सेकंड ड्राफ्ट अगेन उन्होंने आके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने रखा। अब इस ड्राफ्ट के ऊपर भी काफ़ी डिलिब्रेशंस हुए, काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए, वो सारे अमेंडमेंट्स इनकॉर्पोरेट किए और सब कुछ हो जाने के बाद एक फाइनल ड्राफ्ट बना। वो फाइनल ड्राफ्ट बनता है 4 नवंबर 1948 को। अब जैसे मैंने वर्ड यूज किया ड्राफ्ट, ओके, इट इज नॉट द फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन, ये अभी तक एक ड्राफ्ट है, एक ढांचा है। हाँ, बस वो ढांचा पहली बार रखा गया, फिर दूसरी बार रखा गया और अभी तीसरी बार रखा। तो हम कह सकते हैं कंपेयर टू द फर्स्ट ड्राफ्ट ये थर्ड ड्राफ्ट काफी ज्यादा कॉन्क्रीट था, काफी पक्का था, बट अभी भी इसको असेंबली ने पास नहीं किया है, अभी भी इस पर फर्दर डिस्कशन होना बाकी है। ये जब फाइनल ड्राफ्ट रेडी हुआ और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखा गया तो उस पर कुछ 5 दिन के लिए जनरल डिस्कशन चले। कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स में इन सारे जनरल डिस्कशंस को फर्स्ट रीडिंग का नाम दिया गया है, दैट इज द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा मैंने कहा फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ एक जनरल डिस्कशन हुआ, लेकिन उसके बाद शुरू हुई सेकंड रीडिंग। अब ये सेकंड रीडिंग में एक एक क्लॉज बाय क्लॉज को डिस्कस किया गया। सोचिए 389 मेंबर्स है, 389 मेंबर्स अगर 395 आर्टिकल्स को क्लॉज बाय क्लॉज देखेंगे, एक एक क्लॉज पे चर्चा करेंगे तो उसको कितना समय लगेगा? डेफिनेटली समय लगेगा, लगना ही चाहिए, बिकॉज तुम्हारे देश का संविधान बन रहा है, तो उसमें कोई भी एम्बिग्विटी या मिस्टेक छूटनी नहीं चाहिए। इसलिए एक एक क्लॉज को उन्होंने बारीक में डिस्कस किया और एक साल बाद नवंबर 1949 में वो फाइनल डिस्कशन खत्म हुआ। सेकंड रीडिंग के बाद एक हुई थर्ड रीडिंग, लेकिन थर्ड रीडिंग सिर्फ एक कस्टमरी थी, जितने सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस थे सब सेकंड रीडिंग में हो चुके थे। नाउ थर्ड रीडिंग में जो ढांचा या मसूदा बन के तैयार हुआ उसे कह सकते हैं हम ये एकदम फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन था। ठीक है, अभी हम शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ, एक ड्राफ्ट बना, वो पहले रखा गया, उसमें चेंजेस आए तो दूसरा ड्राफ्ट बना, उसमें वो रखा गया, उसमें फिर चेंजेस आए तो तीसरा ड्राफ्ट बना। ओके, 3 ड्राफ्ट बन के रेडी हो चुके हैं। अब जो तीसरा ड्राफ्ट बनता है वो फिर से रखा जाता है, उस पर पहली रीडिंग होती है, उस पर दूसरी रीडिंग होती है और अभी उस पर तीसरी रीडिंग होती है। तो समझिए कि एक ड्राफ्ट को या एक डॉक्यूमेंट को इतने स्टेजेस ऑफ स्क्रूटिनी से लिया जाया गया और उसके बाद जाके फाइनली हमारा संविधान रेडी हुआ। तो जो थर्ड रीडिंग में जो डॉक्यूमेंट रेडी हुआ था, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के हाथ में था, वो डॉक्यूमेंट जो इन सारी प्रोसेसेस के बाद रेडी हुआ था, दैट वी कैन से एज द फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन। और तब थर्ड रीडिंग के बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये मोशन मूव किया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय दिस असेंबली बी पास्ड। 26 नवंबर 1949 वो डेट थी जब सारे मेंबर्स जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में उस समय मौजूद थे उन्होंने अपने दस्तखत किए उस फाइनल ड्राफ्ट पर एंड द असेंबली passed the draft on 26th of November 1949। तो ये डेट आपको याद रखनी है, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारा संविधान अप्रूव किया, पास किया, एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स वी कैन से दैट वी हैड अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर ओन। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये कॉमन डाउट आपके माइंड में डेफिनेटली आया होगा कि अगर नवंबर 1949 में ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव हो चुका था तो उसको लागू करने के लिए 2-3 महीने का गैप क्यों आ गया? अब ये मैं डेफिनेटली आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन हमारे अगले वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से बना हमारा भारत का संविधान। देश आज़ाद हुआ उसके पहले ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हो चुका था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कमिटीज बनाए, वन ऑफ द कमिटी वॉज द ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमिटी ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना शुरू किया, वो ड्राफ्ट बनाते गए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखते गए, उस पर चर्चा होती गई, ड्राफ्ट वापस रिन्यू होते चला गया और ऐसे रिन्यू होते होते एक फाइनल ड्राफ्ट बनता है। उस फाइनल ड्राफ्ट की भी डिटेल स्क्रूटिनी होती है, 2-3 रीडिंग से वो पास होता है और फाइनली इतने सारे डेलिब्रेशंस और डिस्कशंस के बाद बनता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और फाइनली 26 नवंबर 1949 को वो पास किया जाता है और 26 जनवरी 1950 से वो इंप्लीमेंट किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव जरूर लगा होगा। मतलब वीडियो खत्म होने के बाद डेफिनेटली आपके अंदर ये फीलिंग आएगी कि हमारा नॉलेज कंटेंट थोड़ा तो बढ़ा है और ये सीरीज के खत्म होने तक कॉन्स्टिट्यूशन से रिगार्डिंग जितना काम का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है वो सारा नॉलेज आपके अंदर इंबाइब हो जाएगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात,
अभी तक ये हमारा 3rd वीडियो था और इस पूरे सीरीज़ के 3 वीडियोस में ऐसा कोई भी पॉइंट आया होगा जहां आपको लगता है कि आपको थोड़े और क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है या और ज़्यादा उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, तो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। अगर उसका जो भी अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट अगर थोड़ा शॉर्ट में होगा तो मैं कमेंट में ही उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर अगर थोड़ा लॉन्ग भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम उस पर एक अलग से वीडियो बनाकर जरूर लेके आएंगे। तो जो भी आपके डाउट्स एंड क्वेरीज हो गए उसे कमेंट में लिखना मत भूलिए। टिल दैट टाइम गाइज, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड गुड बाय।